आज हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसने अपनी तलवार की धार से न सिर्फ जंग के मैदानों को फतेह किया बल्कि इतिहास की किताबों में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये हैं मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर। उनका नाम सुनते ही एक शानदार तस्वीर जहन में आती है। औरंग यानी तख्त की शोभा और आलमगीर यानी जहां का विजेता। लेकिन सवाल ये उठता है, औरंगजेब आलमगीर को कभी कोई हरा क्यों नहीं पाया? क्या थी उनकी वो ताकत जिसने उन्हें हर जंग में कामयाब बनाया? क्या थे वो राज जो उन्हें अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी रखते थे? आज हम उनकी पूरी कहानी सुनाएंगे। उनका बचपन, उनकी जंगें, इस्लाम के लिए उनके काम और हिंदुओं के साथ उनका अच्छा रवैया, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। औरंगजेब आलमगीर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक मिसाल थे। उनकी हुकूमत 1668 से 1707 तक चली, यानी 29 साल तक उन्होंने मुगल सल्तनत को मजबूती दी। उनकी बहादुरी, उनकी चालाकी और उनकी सख्ती ने उन्हें ऐसा बनाया कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। तो तैयार हो जाइए और चलिए इस तारीखी सफर की शुरुआत करते हैं। औरंगजेब की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। उनकी जिंदगी के हर कदम पर हमें उनकी ताकत और समझदारी की झलक मिलती है। तो आइए पहले उनके बचपन और शुरुआती दिनों की बात करते हैं। औरंगजेब का शुरुआती जीवन। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था, गुजरात के दाहोद शहर में। उनके वालिद थे मुगल बादशाह शाहजहां, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया। उनकी वालिदा थीं मुमताज महल, जिनकी वजह से शाहजहां को इतिहास में याद किया जाता है। औरंगजेब 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई थे दारा शिकोह और शाह शुजा और छोटे भाई थे मुराद बख्श। औरंगजेब का बचपन शाही महलों में गुजरा, लेकिन उनकी परवरिश सादगी और सख्ती के माहौल में हुई। शाहजहां ने अपने बेटों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई। औरंगजेब को कुरान, फारसी और अरबी की पढ़ाई करवाई गई। उन्हें इस्लामी उसूलों की गहरी समझ थी। साथ ही उन्हें फौजी ट्रेनिंग भी दी गई। वो कम उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर हो गए थे। उनकी ट्रेनिंग में जंगी रणनीति भी शामिल थी, जो बाद में उनकी कामयाबी का बड़ा कारण बनी। 15 साल की उम्र में औरंगजेब ने अपनी बहादुरी का पहला सबूत दिया। एक बार शाही शिकार के दौरान एक गुस्सैल हाथी उन पर हमला करने वाला था। सब डर गए। शाहजहां और दरबारी घबरा गए, लेकिन औरंगजेब ने हिम्मत दिखाई। वो अपनी जगह पर डटे रहे और अपनी तलवार से उस हाथी को काबू में कर लिया। इस वाकये ने सबको हैरान कर दिया। शाहजहां इतने खुश हुए कि उन्होंने औरंगजेब को बहादुर का खिताब दिया। ये वो लम्हा था जब सबको पता चला कि औरंगजेब में कुछ खास है। 1636 में जब औरंगजेब 18 साल के थे, उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया गया। दक्कन उस वक्त एक मुश्किल इलाका था। वहां कई छोटे छोटे राजा और बाकी थे जो मुगल हुकूमत को चुनौती देते थे। औरंगजेब ने अपनी फौज के साथ वहां कदम रखा। उन्होंने कई बगावतों को कुचला, किलों पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत को मजबूत किया। उन्होंने दक्कन में कई साल गुजारे और वहां की फौज को मजबूत बनाया। ये वो दौर था जब औरंगजेब ने अपनी जंगी काबिलियत का पहला नमूना पेश किया। उनके भाई दारा शिकोह को शाहजहां बहुत प्यार करते थे। दारा को तख्त का वारिस समझा जाता था। वो अपने वालिद के करीब रहते थे और शाही दरबार में उनकी इज्जत थी। लेकिन औरंगजेब ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते रहे। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें लोगों के बीच मशहूर बनाया। वो अपने वालिद की तरह शाही ठाट बाट में नहीं रहते थे। उनकी जिंदगी में एक मकसद था, और वो था अपनी सल्तनत को मजबूत करना। औरंगजेब की शादी 1633 में दिलरस बानो बेगम से हुई, जो उनकी पहली बेगम थी। उनकी कई बेगमात थीं, लेकिन वो अपने परिवार के साथ सादगी से रहते थे। उनके बच्चे भी उनकी तरह सख्त मिजाज और मेहनती थे। उनकी बेटी जेबुन्निसा को शायरी का शौक था और वो अपने वालिद की तरह धार्मिक थी। औरंगजेब अपने बच्चों को भी इस्लामी उसूलों की तालीम देते थे। तख्त की लड़ाई और हुकूमत की शुरुआत। 1651 में शाहजहां की तबीयत खराब हुई। उनकी बीमारी की खबर फैलते ही तख्त की जंग शुरू हो गई। चारों भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद ने तख्त पर दावा ठोका।
दारा शिकोह को शाहजहां का पूरा साथ था। वो आगरा में अपने वालिद के करीब थे। उनकी फौज बड़ी थी और उन्हें शाही खजाने का भी सहारा था। शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे और वहां अपनी फौज तैयार कर रहे थे। मुराद गुजरात में थे और उन्होंने भी तख्त की उम्मीद पाल रखी थी, लेकिन औरंगजेब ने अपनी चालाकी और बहादुरी से सबको पीछे छोड़ 1668 में समरकंद की जंग हुई। ये तख्त की सबसे बड़ी लड़ाई थी। दारा शिकोह की फौज में हजारों सिपाही थे। उनके पास तोपें, घुड़सवार और तीरंदाज थे। दारा को पूरा यकीन था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन औरंगजेब ने अपनी छोटी फौज के साथ एक शानदार रणनीति बनाई। उन्होंने दारा की फौज को बांट दिया। एक हिस्से को नदी के पास फंसाया और दूसरे हिस्से पर तेज हमला किया। जंग के मैदान में औरंगजेब खुद आगे थे। उनकी तलवार हर तरफ चमक रही थी। उनकी फौज ने दारा के सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया। जंग का माहौल बहुत गर्म था। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया था। दारा की फौज में अफरा तफरी मच गई। उनके सिपाही भागने लगे। औरंगजेब की फौज ने उनका पीछा किया और उन्हें पूरी तरह शिकस्त दी। दारा हार गए और जंग के मैदान से भाग गए। बाद में उन्हें कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने दारा को सजा दी क्योंकि वो तख्त के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इसके बाद औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कैद कर लिया। मुराद को लगा कि औरंगजेब उनके साथ मिलकर तख्त लेगा। दोनों ने पहले दारा के खिलाफ साथ काम किया था, लेकिन जंग जीतने के बाद औरंगजेब ने मुराद को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। मुराद को बाद में सजा दी गई। शाह शुजा बंगाल में अपनी फौज लेकर लड़ रहे थे। औरंगजेब ने अपनी फौज बंगाल भेजी। शाह शुजा को भी हार का सामना करना पड़ा। वो बंगाल छोड़कर अराकान भाग गए, जहां उनकी मौत हो गई। आखिरकार औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा किया। 1678 में उन्होंने तख्त हासिल कर लिया। शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। औरंगजेब ने अपने वालिद को हर सुख सुविधा दी। उन्हें शाही खाना, कपड़े और नौकर मिले, लेकिन उन्हें हुकूमत से दूर रखा गया। शाहजहां ने अपनी आखिरी सांसें ताजमहल को देखते हुए लीं। ये औरंगजेब की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। तख्त की जंग ने दिखाया कि वो न सिर्फ जंगजू थे, बल्कि एक समझदार सियासतदान भी। तख्त हासिल करने के बाद औरंगजेब ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने की शुरुआत की। उन्होंने अपने दरबार को नया रूप दिया, अपने वफादार लोगों को ऊंचे ओहदे दिए। उनकी हुकूमत का मकसद था मुल्क में अमन और इंसाफ कायम करना। औरंगजेब की अजेयता के कारण। अब सवाल यह है कि औरंगजेब आलमगीर को कोई हरा क्यों नहीं पाया? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। आइए इन पर तफसील से बात करते हैं। कि उनकी फौजी ताकत और शानदार रणनीति। औरंगजेब एक माहिर जंगजू थे। उनकी फौज हमेशा तैयार रहती थी। वो अपनी फौज को सख्त ट्रेनिंग देते थे। हर सिपाही को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाते थे। उनकी फौज में घुड़सवार, तोपची, तीरंदाज और पैदल सिपाही सब शामिल थे। वो हर जंग से पहले अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझते थे। उनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि दुश्मन उनके इरादों को भांप ही नहीं पाते थे। मिसाल के तौर पर तख्त की जंग में उन्होंने दारा की बड़ी फौज को अपनी छोटी फौज से हरा दिया। वो जंग के मैदान में खुद आगे रहते थे। उनकी फौज को हौसला देने के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। अगर दुश्मन का किला मजबूत होता तो वो घेराबंदी करते थे। अगर दुश्मन की फौज बड़ी होती तो वो उसे बांटकर हमला करते थे। उनकी ये चालाकी उन्हें हर जंग में कामयाब बनाती थी। उनकी फौज में हथियार भी बहुत आधुनिक थे। वो तोपों का इस्तेमाल करते थे, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी घुड़सवारी इतनी तेज थी कि दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिलता था। उनकी फौज का अनुशासन भी उनकी ताकत का हिस्सा था। हर सिपाही अपने हाकिम के हुक्म का पालन करता था। तो सख्त हुकूमत और इंसाफ का सिस्टम। औरंगजेब अपनी हुकूमत में सख्ती बरतते थे। वो चाहते थे कि मुल्क में अमन रहे और कोई बगावत ना उठे। अगर कोई उनके खिलाफ जाता तो उसे सख्त सजा मिलती थी। मिसाल के तौर पर जब मराठों ने विद्रोह किया तो औरंगजेब ने उनकी ताकत को कुचलने के लिए अपनी पूरी फौज लगा दी। वो अपने मुल्क में इंसाफ का सिस्टम भी मजबूत करना चाहते थे। हर शहर में काजी नियुक्त किए गए। ये काजी लोगों के झगड़ों को हल करते थे। औरंगजेब खुद भी इंसाफ के मामले देखते थे।
वो दरबार में बैठकर लोगों की फरियाद सुनते थे। उनकी हुकूमत में कोई भी बागी या गद्दार बख्शा नहीं जाता था। उनकी सख्ती ने उनकी हुकूमत को मजबूत बनाया। जो भी बागी उठता उसे कुचल दिया जाता। उनकी फौज और जासूस हर वक्त तैयार रहते थे। यही वजह थी कि कोई भी उनकी सल्तनत को कमजोर नहीं कर पाया। 3. धार्मिक लगाव और सादगी। औरंगजेब आलमगीर अपनी धार्मिक जिंदगी को बहुत अहमियत देते थे। वो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कुरान की तिलावत उनकी रोज की आदत थी। वो बादशाह होते हुए भी शाही ठाट बाट से दूर रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी। वो अपनी टोपी सिलकर बेचते थे और उससे अपनी रोजी कमाते थे। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और मजहबी कामों में जाता था। उनकी सादगी की मिसालें उनकी जिंदगी में हर कदम पर मिलती हैं। वो शाही खाने की जगह सादा खाना खाते थे, जैसे दाल, रोटी और सब्जी। वो सोने चांदी के कपड़े नहीं पहनते थे। उनकी फौज में भी सादगी का असर था। वो अपने सिपाहियों को भी धार्मिक हौसला देते थे। उनकी फौज में कई सिपाही ऐसे थे जो औरंगजेब की ईमानदारी से प्रभावित थे। लोग मानते थे कि उनकी ये ईमानदारी और मेहनत उन्हें जंग में भी कामयाबी दिलाती थी। 4. दुश्मनों पर नजर और तेज फैसले। औरंगजेब हर वक्त अपने दुश्मनों पर नजर रखते थे। उनकी जासूसी का सिस्टम बहुत मजबूत था। उन्हें हर बगावत की खबर पहले ही मिल जाती थी। उनके जासूस पूरे मुल्क में फैले हुए थे। वो तेजी से फैसले लेते थे और फौरन कदम उठाते थे। मिसाल के तौर पर जब राजपूतों ने बगावत की तो औरंगजेब ने फौरन अपनी फौज भेजकर उन्हें कुचल दिया। उनकी ये तेजी उन्हें अपने दुश्मनों से हमेशा आगे रखती थी। वो अपने दुश्मनों को मौका नहीं देते थे कि वो अपनी ताकत बढ़ा सकें। उनकी जासूसी और तेज फैसलों ने उनकी सल्तनत को हर खतरे से बचाया। 5. मुल्क का फैलाव और मजबूत सियासत। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत को बहुत फैलाया। उनके दौर में मुगल सल्तनत अपने सबसे बड़े आकार में थी। उन्होंने दक्कन, असम और बंगाल जैसे इलाकों को अपनी हुकूमत में शामिल किया। उनकी सियासत इतनी मजबूत थी कि वो अपने दुश्मनों को एकजुट नहीं होने देते थे। वो अपने वफादार लोगों को ऊंचे ओहदे देते थे और बागियों को सजा देते थे। औरंगजेब की प्रमुख जंगें। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी 39 साल की हुकूमत में कई बड़ी जंगें लड़ी। आइए इनमें से कुछ अहम जंगों की तफसील से बात करते हैं। दक्कन की जंगें 1680-1687। दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें बहुत ताकतवर थीं। औरंगजेब ने इन सल्तनतों को अपनी हुकूमत में शामिल करने का फैसला किया। 1686 में उन्होंने बीजापुर पर हमला किया। बीजापुर का किला बहुत मजबूत था। इसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और गहरी खाइयां थीं। औरंगजेब ने अपनी फौज को कई महीनों तक तैयार किया। उन्होंने किले की घेराबंदी की। उनके सिपाहियों ने किले के बाहर खाइयों को पाटा और तोपों से हमला किया। बीजापुर के सुल्तान ने बहुत कोशिश की। उनकी फौज ने किले से तीर और गोले बरसाए, लेकिन औरंगजेब की फौज ने हार नहीं मानी। कई महीनों की जंग के बाद बीजापुर के सुल्तान ने हार मान ली। किला औरंगजेब के कब्जे में आ गया। इसके बाद 1687 में गोलकुंडा पर हमला हुआ। गोलकुंडा का किला कुतुब शाही खानदान का गढ़ था। यह किला अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए मशहूर था। औरंगजेब ने अपनी फौज को नदी के रास्ते से भेजा। नदी का पानी तेज था, लेकिन उनके सिपाहियों ने नावों से पार किया। उन्होंने किले की घेराबंदी की, तोपों से हमला किया और किले की दीवारों को तोड़ा। गोलकुंडा के सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उनके पास भी तोपें और सिपाही थे, लेकिन औरंगजेब की रणनीति के आगे वो टिक नहीं सके। कई महीनों की जंग के बाद गोलकुंडा भी उनके कब्जे में आ गया। इन जंगों ने उनकी सल्तनत को और फैलाया। 3. मराठों के खिलाफ जंग 1631-1707। मराठों के सरदार शिवाजी ने औरंगजेब के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। उनके बेटे संभाजी ने विद्रोह जारी रखा। औरंगजेब ने 1621 में दक्कन में अपनी फौज भेजी। संभाजी छापामार जंग लड़ते थे। वो पहाड़ों और जंगलों से हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे। औरंगजेब ने अपनी फौज को मराठों के किलों पर कब्जा करने का हुक्म दिया। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर लिया।
संभाजी को एक जंग में पकड़ा गया। उनकी फौज ने बहुत कोशिश की, लेकिन औरंगजेब के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। संभाजी को सजा दी गई। इससे मराठों की ताकत कमजोर हुई, लेकिन उनका विद्रोह खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब ने दक्कन में अपनी जिंदगी के आखिरी साल मराठों से लड़ते हुए गुजारे। संभाजी छापामार जंग लड़ते थे। वो पहाड़ों और जंगलों से हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे। औरंगजेब ने अपनी फौज को मराठों के किलों पर कब्जा करने का हुक्म दिया। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर लिया। उनकी फौज ने बहुत कोशिश की, लेकिन औरंगजेब के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। संभाजी को सजा दी गई। इससे मराठों की ताकत कमजोर हुई, लेकिन उनका विद्रोह खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब ने दक्कन में अपनी जिंदगी के आखिरी साल मराठों से लड़ते हुए गुजारे। उनकी फौज ने कई मराठा किलों पर कब्जा किया, जैसे रायगढ़, सतारा और पन्हाला। मराठों की छापामार जंग ने औरंगजेब को परेशान किया। वो छोटी छोटी टुकड़ियों में हमला करते थे। औरंगजेब की बड़ी फौज को उनका पीछा करने में मुश्किल होती थी, लेकिन औरंगजेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिपाहियों को पहाड़ों में भेजा, कई किलों को घेरा और मराठों की ताकत को तोड़ा। हालांकि मराठों का विद्रोह उनकी मौत के बाद भी जारी रहा, लेकिन औरंगजेब ने अपनी हुकूमत को कमजोर नहीं होने दिया। राजपूतों के खिलाफ जंग। जोधपुर के राठौड़ राजपूतों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। औरंगजेब ने अपनी फौज भेजकर उनकी ताकत को कुचल दिया। 1680 में उदयपुर के राणा ने भी विद्रोह किया। औरंगजेब ने उदयपुर पर हमला किया। उनकी फौज ने राणा के किलों को घेर लिया। राणा ने बहुत कोशिश की, लेकिन औरंगजेब की ताकत के आगे टिक नहीं सके। 1691 तक राजपूतों की बगावत को पूरी तरह दबा दिया गया। औरंगजेब ने अपने वफादार राजपूत सरदारों को इनाम दिए। जो बागी थे उन्हें सजा दी। इन जंगों से उनकी सल्तनत और फैली। असम और बंगाल की जंगें। 1660 के दशक में औरंगजेब ने असम के अहोम राजा को हराया। उनकी फौज ने नदी के रास्तों से हमला किया। असम का इलाका पहाड़ी और जंगली था, लेकिन औरंगजेब के सिपाहियों ने नावों से नदी पार की और अहोम की फौज को शिकस्त दी। असम पर कब्जा कर लिया गया। बंगाल में भी कई छोटी बगावतें हुई। औरंगजेब ने अपनी फौज भेजकर इन बगावतों को कुचल दिया। ये जंगें उनकी सल्तनत के पूर्वी हिस्सों को मजबूत करने के लिए लड़ी गईं। औरंगजेब आलमगीर ने इस्लाम के लिए बहुत काम किया। वो अपनी हुकूमत में इस्लामी नियम लागू करना चाहते थे। आइए उनके कुछ अहम योगदानों की बात करते हैं। फतवा-ए आलमगीरी। औरंगजेब ने उलेमाओं की मदद से फतवा-ए आलमगीरी नाम की किताब तैयार करवाई। ये इस्लामी कानूनों का एक बड़ा संग्रह था। इसमें शरीयत के हर पहलू को शामिल किया गया। शादी, तलाक, मीरास, कारोबार और जुर्म के नियम। इस किताब को बनाने में कई साल लगे। उलेमा दिन रात मेहनत करते थे। औरंगजेब खुद इस काम पर नजर रखते थे। ये किताब इतनी मशहूर हुई कि आज भी इस्लामी दुनिया में इसका जिक्र होता है। उनका मकसद था कि उनकी हुकूमत में इंसाफ शरीयत के मुताबिक हो। मस्जिदों का निर्माण। औरंगजेब ने कई मस्जिदें बनवाई। दिल्ली की औरंगजेबी मस्जिद उनके द्वार की छोटी लेकिन खूबसूरत मिसाल। लाहौर की बादशाही मस्जिद उनकी सबसे बड़ी मस्जिद थी। ये मस्जिद अपनी मजबूती और शानदार नक्काशी के लिए मशहूर है। औरंगजेब ने अपने मुल्क में कई छोटी बड़ी मस्जिदें बनवाई। वो चाहते थे कि उनकी सल्तनत में इस्लाम की रोशनी फैले। औरंगजेब अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और मजहबी कामों में देते थे। वो अपनी टोपी सिलकर बेचते थे। उनकी टोपी की कीमत बहुत कम होती थी, लेकिन वो इसे अपने हाथों से बनाते थे। उनकी कमाई का एक हिस्सा ज़कात में जाता था। वो अपने सिपाहियों को भी सादगी की मिसाल देते थे। उनकी सादगी की कहानियां उनके दरबार में मशहूर थीं। औरंगजेब ने शराब, जुआ और नाच गाने पर सख्त पाबंदी लगाई। उनका मानना था कि ये चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं। उन्होंने अपने मुल्क में शराब की दुकानें बंद करवा दी, जुए के अड्डों को खत्म किया, नाच गाने पर भी रोक लगाई। वो चाहते थे कि लोग सही राह पर चलें। औरंगजेब ने हर शहर में काजी नियुक्त किए। ये काजी इस्लामी कानून के मुताबिक लोगों के झगड़ों को हल करते थे। औरंगजेब खुद भी इंसाफ के मामले देखते थे। वो दरबार में बैठकर लोगों की फरियाद सुनते थे। उनका मकसद था कि उनकी हुकूमत में हर शख्स को उसका हक मिले। औरंगजेब का मकसद था कि उनकी सल्तनत में इस्लाम की रोशनी फैले।
वो अपनी हुकूमत को इस्लामी उसूलों पर चलाना चाहते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस काम में कामयाब बनाया। कई लोग औरंगजेब को सिर्फ मंदिर तोड़ने वाले बादशाह समझते हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छे काम किए। आइए इनकी तफसील से बात करते हैं। मंदिरों की हिफाजत। औरंगजेब ने कई मंदिरों को अपने द्वार में सलामत रखा। बनारस का विश्वनाथ मंदिर उनके वक़्त में बचा रहा। मथुरा के कई मंदिर भी सलामत रहे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ उन मंदिरों को तोड़ा जो बगावत का केंद्र बन गए थे, लेकिन ज्यादातर मंदिरों को उन्होंने अपने हुक्म से हिफाजत दी। मिसाल के तौर पर एक बार बनारस के पुजारियों ने औरंगजेब से मंदिर की हिफाजत की गुजारिश की। औरंगजेब ने उनकी बात मानी और मंदिर को बचाया। हिंदुओं को ऊंचे ओहदे। औरंगजेब की हुकूमत में कई हिंदू राजा और सिपाही ऊंचे पदों पर थे। जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे राजपूत उनके वफादार सेनापति थे। जय सिंह ने औरंगजेब की फौज को कई जंगों में लीड किया। उनकी बहादुरी की वजह से औरंगजेब ने उन्हें इनाम दिए। उनकी फौज में हजारों हिंदू सिपाही थे जो उनकी जीत में शामिल थे। एक बार उदयपुर की रानी की जमीन पर कुछ बागियों ने हमला किया। रानी ने औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब ने अपनी फौज भेजकर उसकी जमीन को बचाया। हमलावरों को सजा दी गई। रानी ने औरंगजेब का शुक्रिया अदा किया। ये वाकया दिखाता है कि वो अपने मुल्क के हर शख्स के लिए इंसाफ करते थे। त्योहारों की इजाजत। औरंगजेब ने हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की आजादी दी। होली, दिवाली और राखी जैसे त्योहार उनके द्वार में धूमधाम से मनाए जाते थे। एक बार होली के मौके पर कुछ हिंदुओं ने औरंगजेब से रंगों की इजाजत मांगी। औरंगजेब ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि कुछ रंग भी भेजे। जमीन के हक। कुछ हिंदू जमींदारों की जमीन बगावत में छीन ली गई थी। औरंगजेब ने उन्हें उनकी जमीन वापस दिलवाई। मिसाल के तौर पर एक हिंदू जमींदार ने दरबार में फरियाद की। औरंगजेब ने उसकी अर्जी सुनी और उसकी जमीन वापस दिलवाई। ये सब वाकये दिखाते हैं कि औरंगजेब सिर्फ अपने मजहब के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के हर तबके के लिए सोचते थे। हाँ, कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन इसके पीछे सियासी वजहें थीं, न कि मजहबी दुश्मनी। औरंगजेब चाहते थे कि उनकी हुकूमत में हर शख्स को इंसाफ मिले। औरंगजेब की रोजाना की जिंदगी सादगी से भरी थी। वो सुबह जल्दी उठते थे, फज्र की नमाज पढ़ते थे, इसके बाद कुरान की तिलावत करते थे। उनका खाना बहुत सादा होता था, दाल, रोटी और कभी कभी सब्जी। वो शाही दावतों से दूर रहते थे। उनके कपड़े भी सादे होते थे। वो सूती कुर्ता और टोपी पहनते थे। दिन में वो दरबार में बैठते थे, लोगों की फरियाद सुनते थे, फौज के मुआमले देखते थे। शाम को वो फिर नमाज पढ़ते थे। रात में वो अपनी टोपी सिलते थे। औरंगजेब अपने परिवार के साथ भी वक्त गुजारते थे। उनकी बेटी जेबुन्निसा को शायरी का शौक था। वो अपने वालिद के साथ बैठकर शायरी सुनाती थी। औरंगजेब अपने बच्चों को इस्लामी उसूल सिखाते थे। उनकी जिंदगी में सादगी और मेहनत का मेल था। तो दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर को कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि वो एक शानदार जंगजू, सख्त हाकिम और ईमानदार इंसान थे। उनकी जंगों ने उनकी ताकत दिखाई। उनके फैसलों ने उनकी हुकूमत को मजबूत किया। उनके मजहबी काम ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह दी। उनकी सादगी, उनकी बहादुरी और उनकी चालाकी, ये सब उनकी अजेयता का राज था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर में हुई। वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल दक्कन में मराठों से लड़ते हुए गुजार रहे थे। उनकी उम्र 88 साल थी। उनकी कब्र खुलदाबाद में है। ये कब्र बहुत सादा है, जो उनकी सादगी की मिसाल है। उनकी मौत के बाद मुगल सल्तनत कमजोर हुई, लेकिन उनके द्वार में सल्तनत अपने सबसे बड़े आकार में थी। औरंगजेब एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी तलवार और अपनी अक्ल से इतिहास लिखा। हाँ, उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन उनकी कामयाबी को कोई नकार नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।